हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, पीटीटी बीए बीएड बीएससी बीएड या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए 50 और 50 ये इसका पार्ट 2 है। इन प्रश्नों को हम अच्छे से देखेंगे, बहुत शानदार प्रश्न है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से जुड़ सके। फ्रेंड्स, चलते हैं। प्रश्नों को देखने से पहले हम कुछ मोटिवेशन लाइंस लेके आए हूँ आपके लिए। न थकान होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी परिश्रम से हार जाए। देखो, हम पढ़ते हैं तो हमें थकान होने लगती है ना, हार माने नहीं, हमें थकना नहीं चाहिए। थकान करोगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार हैं। कई बार सुना होगा आपने, ये बिल्कुल सही बात है। जो भी खेल होता है वो अपने सोचने के नज़रिए का होता है। अगर ठान लिया हमने तो हम किसी भी प्रॉब्लम्स को, कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मान लिया कि यार नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। इसलिए थकान नहीं होनी चाहिए और हार तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हम तो बस क्या होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए। और मेहनत इतनी करो कि हार भी हार जाए अपने से, मेहनत को देखकर। राजस्थान के भूगोल के 5 प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में जून माह में सूर्य लंबवत चमकता है? पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जून माह में सूर्य लंबवत चमकता है? तो वो श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, धौलपुर। तो जून के महीने में बांसवाड़ा पर सूर्य लंबवत चमकता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, आपको पता ही होगा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है। उस समय जून माह में कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। इसी कारण बांसवाड़ा पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ये दो तो राजस्थान के ऊपरी क्षेत्र यानी कि उत्तरी भाग हैं, और धौलपुर पूर्वी भाग है, आपको पता ही होगा। धौलपुर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है राजस्थान का। बीएसटीसी के पेपर में आया था। 3084 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला बताना है। चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। देखो, दिन में सबसे ज़्यादा ताप में अंतर कौन से जिले में होता है, ये प्रश्न का मतलब। तो चूरू, बीकानेर, चूरू में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जैसलमेर इसका सबसे गर्म स्थान तो फलौदी है जोधपुर का, लेकिन सबसे गर्म जिला पूछा जाए तो चूरू, और इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर डी दूसरे प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में वाष्पीकरण दर अधिक होती है? आर्द्र जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखो, शुष्क जलवायु प्रदेश है ना, इसमें वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। और ये चारों राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं। एक और भी है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। 5 जलवायु प्रदेश हैं राजस्थान के। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग बांटे, जैसे कि कोपेनमासे ने चार आधारों पर बांटा है इसको, जलवायु को, जिसमें पहली है BWHW, जिसे राजस्थान में बोलते हैं शुष्क जलवायु, इसको बोलते हैं उसमें BWHW। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोपेन का वर्गीकरण आता है हमेशा ही जलवायु का। और उसके बाद अर्धशुष्क को क्या कहें? BSHW। इसको तो BWHW, इसको बोला है BSHW। किसको? अर्धशुष्क जलवायु को। इसी प्रकार आर्द्र और उपरार्ध दोनों को एक ही माना है उसने, तो आर्द्र और उपरार्ध को बोला है CWG, जिसमें राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र आ जाता है, दक्षिण पूर्वी। और एक है AW, जिसमें राजस्थान का दक्षिणी भाग आता है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। तो इनका भी ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न में बहुत पूछे जाते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं जलवायु के ऊपर, कोपेन के वर्गीकरण के ऊपर प्रश्न लाऊं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में न्यूनतम आंधियों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम आंधियाँ कहाँ चलती है वो बताना है। सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, हनुमानगढ़। तो देखिए, राजस्थान में सबसे कम आंधियाँ चलती हैं झालावाड़ में, जहाँ पर सबसे अधिक बारिश भी होती है, ये भी ध्यान रखना। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है राजस्थान में? झालावाड़ में। स्थान पूछे तो कहाँ पर होती है? माउंट आबू में। अगर जिला पूछे सर्वाधिक वर्षा वाला तो झालावाड़ है। और ये क्या नाम है, सबसे अधिक आंधियाँ कहाँ चलती हैं अगर ये प्रश्न में आ जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा गंगानगर। गंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है राजस्थान में। न्यूनतम आंधियाँ झालावाड़ में।
अगला प्रश्न, राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? डूंगरपुर, झालावाड़, जैसलमेर, बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है राजस्थान में। और झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, बताया ही है मैंने। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। इसका क्षेत्रफल है 34,300, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा अभी, 34,000 कुछ है लेकिन वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी यही है जैसलमेर राजस्थान का, लेकिन सबसे ज़्यादा घनत्व रखता है। और डूंगरपुर जो राजस्थान का दक्षिणी जिला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, सॉरी गलती से 10 लिखने में आ गए। तो सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न हैं इसमें। फल या सत्य फल का निर्माण पौधे के किस भाग से होता है? अब देखिए, फल या सत्य फल पौधे का निर्माण किस भाग से होता है? तो इसका उत्तर है अंडाशय। अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है, कोई भी पौधा हो। सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स भी बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। जठर ग्रंथियाँ अवस्थित होती हैं, कहाँ पर होती हैं भाई जठर ग्रंथियाँ? बड़ी आंत में, ग्रास नली में, आमाशय की दीवार में, छोटी आंत की दीवार में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ स्थित होती हैं, अवस्थित होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। टीबियो फिबुला नामक अस्थि शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? तो टीबियो फिबुला पाई जाती हैं पिंडली में। पिंडली होती है ना पैर में, यहाँ पर पाई जाती हैं टीबियो फिबुला नामक हड्डी। सिस्मोग्राफ से क्या ज्ञात किया जाता है? आपको पता ही होगा इसका, तो हृदय की धड़कन नहीं, वायुमंडलीय दाब ये नहीं, वायु का वेग भी नहीं। तो इससे भूकंप की तीव्रता ज्ञात की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी चौथे का हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइंस का लास्ट क्वेश्चन। वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग उद्योग में एसिटिलीन व ऑक्सीजन प्रयोग में ली जाती हैं, ये दोनों गैसें। भारत का संविधान, इसके 10 प्रश्न हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही ये अधिकार प्राप्त हैं। इन चारों में से एक अधिकार ऐसा है जो केवल भारत के नागरिकों को ही है, भारत के बाहर वालों को नहीं है। तो कौन सा है देखते हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये भारत के बाहर भी है, बाहर वाले लोगों को भी प्राप्त है। प्राण एवं देश स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है अलग लोगों को भी और भारत वालों को भी है। गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण का अधिकार, ये भी भारत और भारत के बाहर वाले लोगों यानी विदेशी लोगों का भी अधिकार है। लेकिन धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी से विभेद के प्रतिषेध का अधिकार है, वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही हैं। एक बार फिर देखिए इसको, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार, मतलब किसी के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाता है तो उसका रोकथाम के लिए भारत के अधिकार नागरिकों को ये अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 17 बी। ये मूल अधिकारों में से हैं अनुच्छेद, सभी आपने पढ़े होंगे। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, पता ही होगा आपको। अखिल भारतीय सेवा तथा केंद्रीय सेवा के सदस्य किसकी अनुमति से अपने पद पर बने रह सकते हैं? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की अनुमति से ही अखिल भारतीय सेवा व केंद्रीय सेवा के सदस्य अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगला प्रश्न। कितने राज्यों की राजनीतिक दल पर किसी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त होती है? 5, 4, 6, 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 राज्यों, कोई भी राजनीतिक दल हो अगर वो 4 राज्यों में उसकी पार्टी हैं तो राष्ट्रीय दल घोषित किया जा सकता है या उसको मान्यता मिल सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका 5वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो देखो, कोई भी विधेयक वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। एक धन विधेयक ही ऐसा है जो पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो दोनों सदनों में अगर पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद वो विधेयक कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद ही वो विधेयक क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो इसमें दोनों सदनों के पारित ये तो नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति अपनी जब सहमति दे देता है ना, हस्ताक्षर कर देता है, तो कोई भी विधेयक कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा के विचार विमर्श लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबर की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो इसका सही आंसर तो ये है सी। क्या होता है, जब एक उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उसे मत देने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन मान लो बाई चांस दोनों तरफ से मत बराबर हो जाए तो उस अवस्था में वो मतदान कर सकता है, इसलिए उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छठे में सी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग गठित किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में किया जाता है? 275 नहीं, 275 में तो ये तो राज्य योजना से संबंधित अनुच्छेद है। 280, 285, 285 अनुच्छेद ये हैं जो संघ की संपत्ति के राज्य जो कराधान है उससे छूट से संबंधित हैं, अनुच्छेद 285। और 282 ये भी इसका नहीं होगा आंसर, वित्त आयोग का गठन इसमें भी नहीं किया जाता। तो 282 भी संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर 4 अनुच्छेद देखे। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात हो, चाहे भारत के सामान्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात हो, या फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात हो, इन सभी की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति ही करता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश है, सामान्य न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। संविधान का लास्ट प्रश्न, संविधान के आधारभूत ढांचे, बहुत शानदार प्रश्न है। संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया है? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण में नहीं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में नहीं, केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य में, हाँ यही है इसका, मेनका गांधी बनाम भारत संघ में। देखो इसका उत्तर तो गया ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। लेकिन इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो भारत के संविधान में क्या हुआ, तो इसने केशवानंद भारती जी ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। उस याचिका दायर करने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए थे, अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में या आधारभूत ढांचे में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बात कही थी केशवानंद भारती ने जब याचिका दायर की थी उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने। 1973 की बात है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की। तो ये बहुत ही फेमस ये था, वाद था, केशवानंद भारती बनाम केरल। और केशवानंद भारती जी का अभी हाल ही में निधन भी हुआ है, तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप। आशा करता हूँ समझ में आएंगे 10 प्रश्न इसके संविधान के। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और पीटीटी में तो विशेष रूप से 10 प्रश्न आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 10वां, ये थोड़ा पहला प्रश्न है, ये थोड़ा गलत डल गया। ये 5 देशों, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। द 5 आइज नेटवर्क के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है हमें। द 5 आइज क्या हैं? तो द 5 आइज 5 देशों की एक खुफिया साझेदारी संस्था है, जिसकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये समझते हैं इसका। ये 5 देशों की एक आर्थिक साझेदारी नहीं, ये 5 देशों की साझेदारी तो है, लेकिन आर्थिक नहीं। अभी मैंने बताया था खुफिया साझेदारी है। इस संगठन के सदस्यों में अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हैं। बिल्कुल, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हाँ ये 5 इसमें हैं। द 5 आइज में 5 का मीन्स 5 होता ही, आप जानते हो। ये 5 आँखें हैं इसकी, इस संगठन की। इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद हुई थी, अभी बताया था मैंने। रूस इसमें शामिल होना चाहता है, ये भी असत्य कथन है। रूस इसमें शामिल नहीं होना चाहता, जापान इसमें शामिल होना चाहता है। तो इसका सही आंसर समझ में आया होगा आपको, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। किरण हेल्पलाइन, थोड़ा क्वेश्चन गलत
डल गए उल्टे सीधे, समझ लीजिएगा आप। दूसरा क्वेश्चन है इसका, किरण हेल्पलाइन के संदर्भ में हमें सत्य कथन बताना है। कौन सा सत्य कथन? ये हेल्पलाइन मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। कथन नंबर ए सही है। ये हेल्पलाइन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हैं, ये गलत बात है। देखो इसकी याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, कौन से मंत्रालय से। किरण किसी मूवी में नाम होता है, अब अधिकतर आपने देखा होगा। तो किरण क्या मांगती हैं? किरण प्यार का अधिकार मांगती हैं। क्या मांगती है? किरण प्यार का अधिकार मांगती हैं। और अधिकार से क्या याद रहेगा हमें? अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसका मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसका हो जाता तो सही होता। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? सत्य। अब ए तो सत्य है और बी असत्य है, तो इसका हो जाएगा केवल ए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, सत्य सत्य में ध्यान रखना। समझ में आ गया होगा आपको। इसका मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या अधिकारिता मंत्रालय। निर्यात तैयारी सूचकांक EPI के संदर्भ में असत्य कथन, असत्य बताना है, बाकी 3 सत्य हैं। ये सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल। नीति आयोग आप जानते हो, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है। इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थानों पर तटीय राज्य हैं, ये भी सही है। शीर्ष 3 स्थानों पर तटीय राज्य इस सूचकांक में, निर्यात तैयारी सूचकांक में। उनके नाम बताता हूँ मैं, गुजरात हैं, महाराष्ट्र हैं और तमिलनाडु हैं। शॉर्ट में बोलो तो GMT, ये तीनों तटीय राज्य हैं जो शीर्ष स्थान पर हैं निर्यात तैयारी सूचकांक में। इस सूचकांक में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर है। हिमालय राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड शीर्ष पर है, ये भी सही है। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। भूमि से घिरे राज्यों में तेलंगाना शीर्ष पर है, तो शीर्ष पर तेलंगाना नहीं है। भूमि से घिरों में वो है राजस्थान, अपना राजस्थान। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। इसमें क्या है? पूछ रहे निर्यात तैयारी सूचकांक के संदर्भ में असत्य, तो असत्य तो हो ही गया ये। लेकिन इसमें ध्यान रखना, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और इसके शीर्ष स्थान की बात की जाए तो गुजरात है, और शीर्ष स्थानों में भी तटीय राज्यों की बात की जाए तो गुजरात ही है। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और बाकी हिमालय राज्यों की बात की जाए तो उत्तराखंड है शीर्ष पर, और भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान है। समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रांसजेंडरों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन 2019 में अधिनियम की धारा 16 के तहत किया गया है, बिल्कुल ये कथन सही है। इस परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, नहीं, ये कथन गलत है। इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अध्यक्ष, और वो कौन है वर्तमान में? थावरचंद गहलोत। ध्यान रखिएगा इसको भी। तो इसके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष होते हैं इसमें, न कि प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। तो हमें क्या पूछा गया है? सत्य कथनों का चयन करना है, तो सत्य कथन तो यही है इसमें, तो इसका भी क्या हो जाएगा? केवल ए। बी इसका गलत है। अगला प्रश्न, कथन ए, वर्ली पेंटिंग का संबंध गुजरात के वर्ली समुदाय से है, गलत। वर्ली पेंटिंग का संबंध महाराष्ट्र के वर्ली समुदाय से है। वर्ली पेंटिंग में सामान्यतः पीले रंग का उपयोग किया जाता है, ये भी गलत है। देखो, वर्ली पेंटिंग में सामान्यतः पीले रंग का उपयोग नहीं किया जाता है, काले रंग का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, वर्ली पेंटिंग में सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। तो हमें प्रश्न में क्या पूछे? असत्य कथनों का चयन कीजिए, ए और बी, न तो ए और न बी, तो हम दोनों ही लगा दें इसमें। हाँ, इसमें पूछा क्या है? सत्य है असत्य? ध्यान से देखिए, सत्य नहीं पूछा, असत्य पूछा है। तो दोनों असत्य ही हैं, तो ए और बी। वर्ली पेंटिंग का संबंध गुजरात से नहीं, महाराष्ट्र से है, और वर्ली पेंटिंग में पीले रंग का नहीं, सफ़ेद रंग का उपयोग होता है सामान्यतः। तो इसका ए और बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले पर चलते हैं। टंगुतूरी प्रकाश पंतुलू के संदर्भ में असत्य कथन बताना है हमें। इन्हें आंध्र केसरी की उपाधि प्रदान की गई है, सत्य कथन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल में रखा गया था, ये भी सत्य कथन है। 1963 में इन्हें आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, ये असत्य है। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बनाया गया था, लेकिन 1963 में नहीं, 1953 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर कर्नाटक में स्थित है, ये कथन है कुछ। तो लिंगराज मंदिर कर्नाटक में नहीं है, लिंगराज मंदिर ओडिशा में है। राज्य सरकार ने मंदिर के आसपास एक क्षेत्र को विकसित करने के लिए एकाम्रा क्षेत्र योजना की शुरुआत की, ये बिल्कुल सही है। असत्य कथनों का चयन कीजिए, सत्य सत्य बहुत कंफ्यूज करते हैं। असत्य बताना है तो लिंगराज मंदिर कर्नाटक में स्थित है, ये असत्य है, तो केवल ए। बी वाला इसका सत्य कथन है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में थोड़ी है, लिंगराज मंदिर है ओडिशा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन है।
असत्य कथन बताना है यहाँ पर भी। इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसी को पद्मा नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानी जाने वाली नदी है ये। तो इसको ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में समीप माजुली द्वीप में ब्रह्मपुत्र नदी के समीप माजुली द्वीप है, ये भी सही है। इस नदी पर भारत की सबसे लंबी रोप वे सेवा नदी के ऊपर प्रारंभ की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे लंबी रोप वे सेवा कहाँ पर प्रारंभ की गई है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर। इस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 स्थित है, ये भी सही है। अब आप सोच रहे होंगे चारों ही सही है, तो फिर गलत कौन सा है? इसमें ये सही है, समीप माजुली द्वीप, मैंने इसके लिए बताया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये माजुली द्वीप है असम में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, ये ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माजुली द्वीप असम में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसके असत्य कथन हो गया बी। ऐसे कंफ्यूज करते हैं, वहाँ पर जिले का दूसरा जिला दे दिया जाता है, राज्य का दूसरा राज्य दे दिया जाता है, और हमें लगता है हमने ये बात तो पढ़ी है, लेकिन हमें पता नहीं रहता कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है, क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं करंट जीके का। उत्तर प्रदेश और इजराइल के मध्य बुंदेलखंड क्षेत्र के जल प्रबंधन हेतु समझौता हुआ है, बिल्कुल सही बात है, हुआ है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नुआखाई जुआर नई फसल का स्वागत करने के लिए मनाए जाने वाला त्यौहार है, तो ये कथन सही है। नुआखाई जुआर नई फसल के लिए मनाया जाना, किसानों द्वारा मनाया जाता है त्यौहार। नुआखाई जुआर मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है। हाँ, नुआखाई जुआर नई फसल का स्वागत करने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है, बिल्कुल सही कथन है। नुआखाई जुआर मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है, ये असत्य है, क्योंकि नुआखाई जुआर गुजरात में नहीं, ओडिशा में मनाया जाता है। तो इसमें क्या करना है, सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन ए, केवल ए। इस प्रकार हमने 10 प्रश्न करंट जीके के देखे, आपने ध्यान से देखे होंगे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के इतिहास के 5 प्रश्न हैं इसमें। प्राचीन भारत के इतिहास स्रोत के रूप में उल्लेखित पुस्तक हिस्टोरिका के रचनाकार कौन थे? टेसियस, आनेसिक्रट्स, हेरोडोटस, नियाकर्स। तो नियाकर्स नहीं थे, आनेसिक्रट्स भी नहीं थे, टेसियस भी नहीं थे। हिस्टोरिका पुस्तक है एक, उसके रचनाकार थे हेरोडोटस। दूसरा प्रश्न, भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब शासक कौन था? अरबी देश का शासक कौन था? अरब देश का महमूद गजनवी नहीं, गोरी नहीं, बाबर नहीं, इसका था मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम निम्न में से पल्लव वंश से संबंधित था, न कि चोल या चालुक्य से नहीं था, पल्लव वंश से। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मीराबाई था नहीं, पद्मा था नहीं, शाणिकार्णिक नहीं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। आपने मूवी भी देखी होगी मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई को ही छबीली नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदिक सभ्यता में मनुष्य देवता के मध्यस्थ की 5 ने यहाँ पर भूमिका निभाने वाले के रूप में किसे पूजा जाता है? अग्नि को, सूर्य को, वर्षा को, पूषण को। तो ना तो सूर्य, न वर्षा, न पूषण, इन तीनों को नहीं पूजा जाता है, बल्कि अग्नि को पूजा जाता है। किसके रूप में? मनुष्य और देवता के मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले के रूप में। और कब? वैदिक सभ्यता में। तो ध्यान रखिएगा इसका। भारत का भूगोल, 5 प्रश्न इसके भी देखते हैं। शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो शरावती परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? देखो बहुत सीधा क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो आपको जब भारत का नक्शा ध्यान होगा तो इसका क्वेश्चन इसका आंसर बहुत सरलता से निकाल सकते हो आप। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ये तीनों तो अपने पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, और म्यांमार भी भारत के पूर्वी क्षेत्र में ही आता है। तो ये तीनों से तो सीमा लगती हैं, जबकि असम क्या है? असम बीच में है इनके। वैसे तो सभी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही आते हैं, 7 वनों में शामिल है ये सभी। आपको पता होगा 7 सिस्टर्स नाम सुने होंगे आपने, लेकिन सीमा इसकी म्यांमार से नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर हमसे हरित क्रांति का पिता पूछा है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन,
नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसका सही आंसर तो है नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी का नाम भी सुना होगा आपने। ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। कौन? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति में जनक में पूछा जाए विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग, और कुछ भी नहीं है भारत और विश्व तब भी नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। और वर्गीज कुरियन को आप जानते होंगे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति से संबंधित हैं या उनके से पिता कहे जाते हैं। इनके जन्म दिवस पर 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। तो इस प्रकार हमने 3-4 प्रश्न देखे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य बताना है हमें। तो कर्नाटक है इसका सही आंसर, और दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है केरल। इसका सही हो जाएगा सी, कर्नाटक। ग्लेशियर में पिघलने, वाष्पीकरण, हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? जी देखिए, बर्फ का पिघलना, ग्लेशियर का पिघलना, वाष्पीकरण होना और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होना, ये क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं गलिंग, क्रीप, पिल्किंग? नहीं, इसे कहते हैं अपक्षरण। ऑप्शन ए। राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति के 10 प्रश्न देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट 10 प्रश्न है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राजस्थान के प्रमुख नाटक संस्थान मारवाड़ नाटक संस्था के संस्थापक कौन थे? गणपत लाल डांगी, हमीदुल्ला, भवानी सिंह, लक्ष्मण दास डांगी। यहाँ 2 जगह डांगी डांगी कन्फ्यूज मत होना, इसका उत्तर भी डांगी है, लेकिन लक्ष्मण दास डांगी हैं, न कि गणपत लाल डांगी। तो मारवाड़ नाटक संस्था के संस्थापक लक्ष्मण दास डांगी। दूसरा प्रश्न, राजस्थान की लोक गायन शैली मांगणियार शैली की प्रमुख गायिका कौन है? जिसकी प्रमुख गायिका अकेली थी, अकेला देवी, यानी कि अकला देवी। ये तो बोलने याद रह जाएगा आपको, इसे अकला देवी इसकी हो जाएगा सही आंसर। राजस्थान की लोक गायन शैली की मांगणियार शैली की प्रमुख गायिका था अकेला देवी, अकेली देवी, ऐसे याद रखना इसको। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ? तो नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। और सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था? 28 मई 1857 को। पता होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण को वृहत राजस्थान के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में एकीकरण के 7 चरणों में पूरा हुआ था, उसमें से चतुर्थ चरण ऐसा था, उसका नाम ही था वृहत राजस्थान, जो कि 30 मार्च 1949 को हुआ था संपन्न। राजस्थान की कौन सी लोक देवी का मंदिर राजस्थान के रेवासा ग्राम में आड़ावाला की पहाड़ियों पर स्थित है? तो आड़ावाला की पहाड़ियाँ सीकर में हैं और रेवासा ग्राम भी सीकर में हैं। और कौन सी लोक देवी से संबंधित बात की जा रही है यहाँ पर मंदिर की? तो वो है अपने जीन माता, आपको पता ही होगा। करणी माता, देशनोक, बीकानेर, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी व बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भयाना बोली, आरेज माविती मेवाती, नहेड़ा मेवाती, कठेर मेवाती। तो प्रतापगढ़, अजबगढ़ और थानागजी व बलदेवगढ़ में कठेर मेवाती बोली जाती है। जबकि मेवाती की बात की जाए तो अलवर, भरतपुर इसके विशेष क्षेत्र आते हैं। राज्य में कन्यावध को सर्वप्रथम प्रतिबंधित करने वाला प्रांत या क्षेत्र कौन सा था? तो राज्य में कन्यावध को सर्वप्रथम प्रतिबंधित करने वाला कोटा, बूंदी, जोधपुर, उदयपुर में से कौन सा था? तो वो था कोटा। राजस्थान का पहला जिला था वो, या प्रांत था वो, जो कन्यावध को सर्वप्रथम इसने प्रतिबंधित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न इसका। जोधपुर में स्थित विंडम अस्पताल की स्थापना किस शासक ने की? तो जोधपुर में जो स्थित है विंडम अस्पताल, इसकी स्थापना की थी उम्मेद सिंह ने। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। जांगल प्रदेश निम्नलिखित युग्म को असुमेलित युग्म का चयन करना है हमें। ऐसा युग्म बताना है जो सुमेलित नहीं है, मतलब 3 तो सुमेलित हैं। जांगल प्रदेश किसको बोलते हैं? जोधपुर बीकानेर का उत्तरी भाग, बिल्कुल सही बात है। जोधपुर बीकानेर के उत्तरी भाग को जांगल प्रदेश बोला जाता है, जांगल क्षेत्र बोला जाता है। योध्या प्रदेश, हनुमानगढ़ गंगानगर के आसपास का क्षेत्र, इसको योध्या प्रदेश बोला जाता है। यहीं से गग्गर नदी निकली हुई है राजस्थान में, गग्गर नदी, हनुमानगढ़ गंगानगर, जो कि राजस्थान का उत्तरी भाग है। वागड़ प्रदेश, बाड़मेर जालोर के आसपास, नहीं, ये गलत है। गिरवा प्रदेश, उदयपुर व आसपास के पहाड़ियों से घिरे भाग को गिरवा प्रदेश बोलते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार ये भी सुमेलित हैं, ये भी सुमेलित है, और ऑप्शन नंबर डी भी सुमेलित है। अब हमसे असुमेलित पूछाएं तो आपको दिख ही रहा है, सी असुमेलित है। तो कारण भी जान लेते हैं क्यों असुमेलित हैं। वागड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं डोंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वागड़ प्रदेश या वागड़ प्रदेश कहलाते हैं। लास्ट प्रश्न देखिए आज का वीडियो का और हिस्ट्री का, राजस्थान के इतिहास का। राजा मानसिंह तोमर रचित संगीत ग्रंथ कौन सा है? मानकुतोल, संगीत सागर, संगीत रत्नावली, स्वर सागर। तो इसका सही आंसर है मानकुतूहल, ऑप्शन नंबर ए।
इस प्रकार हमने 50 प्रश्न देखे हैं। इन 50 प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में शिक्षण अभिरुचि पर प्रश्न लाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।